जी भैया। जी। हाँ, वंदे मातरम। अ, मैं बाबूजी को स्वागत करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और आज के सब हमारे सेशन में स्वस्थ समर्थ परिवार के टेलीग्राम ग्रुप में स्वागत है। बाबूजी को मैं इनवाइट करता हूँ, अपनी मीठी वाणी से आज अपना व्याख्यान शुरू करें। उनका स्वागत है हृदय से। जी। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। और जैसा कि मैं स्वयं महसूस करता हूं, पहले मैं अपने जीवन में किसी भी बात को कहने का प्रयोग करता हूं, उसके बाद फिर अपनी बात को दूसरों के साथ अनुभव के रूप में बांटता हूं। पिछले सत्र में मैंने जल प्रयोग प्रशिक्षण कार्यशाला, मैं कभी किसी का जल से न तो इलाज करने का अधिकारी हूं, हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे विचित्र अनुभव हैं जिस अनुभव को जब भी मैंने शेयर किया है तो लोग उससे लाभान्वित भी हुए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वही आग हमें जला भी देती है, लेकिन वही आग हमारे जीवन के लिए प्राण बन जाती है, चाहे वो जठराग्नि के रूप में हो। आगे मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। अभी आप सभी लोग सुन रहे हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सर्वप्रथम मुझे इस सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति दें, जिससे मैं अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकूं। जी। जी। अनुमति है? जी। हाँ जी। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी जितने भी श्रोता जहां भी हैं, दोनों हाथ जोड़ लें और अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आज जो कुछ भी हमें बताया जाए, सिखाया जाए, उसे हम जीवन में उतारें। ऐसी प्रार्थना सबसे पहले हम अपने इष्ट गुरु से कर लें, तत्पश्चात मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। प्रक्रिया पूरी हुई। हाँ जी। आगे मैं इस सत्र को शुरू करूं उससे पहले, जो पिछले सत्र में मैंने कुछ उपाय बताए थे, उस उपाय से हो सकता है किसी किसी को वे उपाय सूट ना कर पाते हों, या जिन्हें सूट किए हैं ये सारे उपाय जो बताए हैं उसके बारे में
5 मिनट का एक प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करते हैं। आपके माध्यम से जो भी सदस्य सुन रहे थे पिछले सत्र को, उन्होंने किस तरह से अनुपालन, क्या होता है कि मैं जो कुछ भी आपसे निवेदन करता हूं, सामने वाला व्यक्ति उसको किस रूप में ग्रहण करता है, उसमें कभी कभी सुनने में अंतर हो जाता है। तो जो भी प्रश्न या शंकाएं या जिज्ञासा श्रोताओं की हैं, मेरे समक्ष रखें, प्रयास करूंगा उसका समाधान करने का। बाबूजी प्रणाम। आशीर्वाद। जी बाबूजी, ना पिछले सत्र में मैंने आपसे कुछ पूछा था कि मेरे पैरों में मसल्स पेन वगैरह मतलब बुखार आया था वायरल के बाद, तो मुझे हड्डियों में दर्द और मसल्स पेन, पूरे पैरों में दर्द बहुत ज्यादा था और हाथों में आटा नहीं लगा पा रही थी। तो आपने बताया था एक हल्दी का उपाय और एक नमक का उपाय। तो मैंने हल्दी का, जैसे आपने बताया था कि जीभ पे रखनी है, मंजन वगैरह करके जीभ पे रखनी है सवेरे, तो वो रखा। फिर घूट घूट 5 घूट पानी घुमा घुमा के 5 घूट लिया। उसके बाद मैंने नमक का पानी बनाया, 1 चम्मच नमक घोला गुनगुने पानी में, और उसमें मैंने 3 से 4 बूंद नींबू की डाली और उसको छाना, और उसको मैंने 10 घूंट में घुमा घुमा के, जैसा कि आपने हर घूंट में घुमा घुमा के लार डालनी है जैसे, तो वैसा मैंने 10 घूंट में लिया। तो वो मैंने 2 दिन लिया। उसके बाद से मेरा हड्डियों का पेन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। जैसे हाथों में, मतलब पैरों के जो पैर में जो हड्डियां होती है ना, जैसे पंजों के बीच में जो हड्डी इतना दर्द कर रही है, और साइड में ऐसे घुटनों के पास, या फिर उंगलियां, मेरी उंगलियों में मतलब हड्डियां ऐसे सारे आटा नहीं लगा पा रही हूँ, या दर्द हो रहा है। उठने में भी मुझे आज तो ऐसी दिक्कत हो रही थी कि चलने में भी बहुत परेशानी हो रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, दर्द बहुत हो रहा है। तो ये चीज हुई है। आप मुझे बताइए कि मैंने कहाँ गलती की है और क्या क्या मैंने गलत किया है, तो आप मुझे सुधार करिए तो मैं कर सकूं वापिस। जैसा कि मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं, यदि मैंने पहले भी बताया था कि यदि जिन लोगों को काले नमक के साथ गिलास में घोलने के बाद नींबू यदि आपको सूट करता है, तो नींबू के रस 2-4 बूंद डाल सकते हैं। और यदि आपको इस तरह का दर्द बढ़ गया है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसमें नींबू का प्रयोग बंद कर दें, ठीक है। और एक आप प्रयास और कर सकते हैं, एक पतीले में पानी गर्म करके उसमें सेंधा नमक 2 चम्मच डाल के कुनकुने पानी में पैर रखकर कुर्सी पे पहले बैठ जाएं या पलंग पर बैठ जाएं, पतीले का पानी गर्म हो और उसमें सेंधा नमक, काला नहीं, 2 चम्मच डाल लें, 2 चम्मच डाल लें और उसमें पैर रखकर बैठें। पैर में सूजन तो नहीं है आपके? अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसा होता है। जी हाँ, तो इस एक से छोटा सा प्रयास ये करें। और यदि आपको नींबू सूट नहीं करता है काले नमक के साथ में, तो नींबू का प्रयास, नींबू जो उसमें आप 2-4 बूंद डाली है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही खांसी की दवा एक व्यक्ति को सूट करती है और वही खांसी की दवा दूसरे को सूट नहीं करती है। प्रत्येक व्यक्ति की तासीर अलग अलग होती है। हल्दी का प्रयोग आप बंद ना करें, क्योंकि हल्दी के प्रयोग से अभी तक मेरे को जितने भी मेरे सदस्य जुड़े हैं, उनको किसी को भी एक चुटकी हल्दी से कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि उस एक चुटकी हल्दी से भी आपको, जैसा कि आप उस हल्दी के प्रयोग से तो आपको कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि, बस मुझे ये लग रहा है कि उसके बाद से हुआ है। तो अब मुझे हल्दी तो मैं वैसे भी लेती ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हल्दी तो हल्दी मेथी सौंठ या कुछ भी लेते ही हैं। हल्दी का पानी भी पिया हुआ है मैंने बहुत बार। ऐसा मुझे नहीं लगता है हल्दी से है। सिर्फ मुझे लग रहा है कि नींबू पहले तो इस्तेमाल करती थी, लेकिन अभी मैंने काफी टाइम से मैं नहीं करती हूँ, ऐसे ही मेरी मन नहीं करता है, मैं टेस्ट उसका मुझे अच्छा नहीं लगता है नींबू, तो मैं कम ही लेती हूँ। मुझे ये सूट तो सब है, लेकिन
ये नहीं पता था कि इसमें सूट करेगा या नहीं, इसलिए मैंने 2 दिन लिया, मुझे नहीं पता था इसका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले आप नींबू लेती थी, बीच में आपने छोड़ दिया, तो अब उस काले नमक के साथ जो नींबू का सम्मिश्रण तैयार होता है और उससे आपको थोड़ा सा अनइजीनेस लगता है या जैसे दर्द आपका बढ़ चुका है, उसमें आप नींबू के जो 2-4 बूंद उसमें आप डालते हैं, उसको बंद कर दें और सादा सिंधा नमक, सॉरी, काला नमक आप उसमें डालें। और ये जो दूसरा प्रयास हमने बताया कि पतीले में पानी गर्म कर लें और उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डाल के और उसमें पैर डाल के बैठ जाएं। पानी इतना ठीक गर्म है। हो कि आपका पैर उसको सहन कर सके और उसमें पैर डाल के सहते सहते वो पानी अपने आप ठंडा होना चाहिए। जी। पैर ठीक उसमें है। डुबो दें, फिर अपना ये एड़ी तक डुबो दें और एड़ी तक डुबो के उसमें बैठे रहें और जब वो पानी अपने आप ठंडा हो जाए तो उस पानी को फेंक दें। एक प्रयास ये करके देखें। हाँ, पानी एक कितना कि ऐसा कुछ है? एड़ी एड़ी डूब जाए आपकी। ठीक है। तो ये इस कैल्शियम तरह से वगैरह की जो भी अगर बाई चांस कैल्शियम की जैसे कमी हो सकती है, क्योंकि 3-4 साल पहले मुझे थी, तो मैंने उस समय तो हम लोग यहाँ से जुड़े हुए नहीं थे, तो हमने इंजेक्शन भी लगवाए थे, सब करा था। तो अभी एज भी है, जैसे 51 की है एज, तो 51 की एज कोई एज नहीं होती, बहुत अच्छी एज है और इस एज में आपको काला नमक आपको बहुत ही लाभकारी होगा। उसमें नींबू डालना बंद कर दें, ठीक है? नींबू का प्रयोग उसमें बंद कर दें और काले नमक में जैसा कि मैंने आपको बताया उसको 2 दिन 3 दिन उसका प्रयोग करें और फिर देखें बिना नींबू के यदि वो आपको लाभकारी है तो उसके बारे में हमें अगले सत्र में बताएं। और दूसरा, ये गर्म पानी अपना पतीले में गर्म पानी रख लें, उसमें 2 चम्मच नींबू नमक डाल दें सेंधा वाला और पैर डालकर उसमें बैठें। पैर जले ना, सहते सहते उसमें पैर रखें और धीरे धीरे पैर उसमें जमा दें और वो पानी अपने आप ठंडा हो जाए। यदि आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आपकी नसों में जो दर्द है वो सारा दर्द खींच के उस पानी में चला जाएगा और उस पानी को बाद में जब वो नॉर्मल ठंडा हो जाए तो उसे उठाकर बाहर कर दें, जी। फेंक दें। ऐसा प्रयास जी, शुरू करें। धन्यवाद। तो जी। अगले कदम। और किसी का प्रश्न अगर है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सत्र प्रारंभ किया जाए। जी भैया। पिछले सत्र में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़कर सभी जल पीते हैं। मनुष्य को पूरी जानकारी न मिलने के कारण या जानकारी से अनभिज्ञ होने के कारण वो पानी पीते हैं, उन्हें जल का आज तक मैं समझता हूँ कि कोई जानकारी नहीं है। तो संक्षिप्त में मैं आपको आज 1 मिनट के अंदर पानी और जल का अंतर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे समझाने का प्रयास करूंगा। जल और पानी का मूलभूत अंतर यह है कि पानी हमें कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे नल के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, प्लास्टिक की बोतलों के माध्यम से। विवाहिक कार्यक्रम में जब हम जाते हैं तो प्लास्टिक की जेरी कैन या टंकी रहती है। और जल हम उसे कहते हैं जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, नैसर्गिक स्रोत से प्राप्त होता है। आपने ध्यान दिया होगा, हम पानी कितना भी पी ले हमारी प्यास नहीं बुझती, लेकिन मैं आपको अपने प्रशिक्षण के दौरान वो टेक्निक सिखा दूंगा कि जैसे ही आप जल के 2 घूंट पिएंगे तो आपको वो जल तृप्ति देगा, लेकिन पानी आपको और आपकी प्यास को बढ़ाता है। इसीलिए अधिकांशतः आपने देखा होगा, गर्मी में हो या ठंड में हो या बरसात में हो, जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी हम पेट को देते हैं तो पेट हमारा भर जाता है, लेकिन गला अतृप्त रहता है। और जल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप जैसे ही उसे स्पष्ट कर दूं, हमारे मुंह के अंदर 1 घूंट पानी को ही रखना है और
कुल्ला नहीं करना है, बल्कि उस एक घूंट पानी को मुंह के अंदर रखकर और जीभ को ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे ही आप घुमाएंगे तो हमारे मुख के अंदर में 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, तीसरा सब लैंगुअल ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स हमारे अलग अलग समय पर काम करते हैं। जैसे आप जब कभी नींबू निचोड़ते हैं या कोई व्यक्ति सामने नींबू निचोड़ता है तो हमारे मुंह के अंदर लार स्रावित होने लगती है, एक ग्रंथि वह। दूसरी ग्रंथि हमारी तब स्रावित करती है लार तत्व को जब हम किसी चीज को चबाते हैं, और तीसरी ग्रंथि या तीनों ग्रंथि एक साथ तभी स्रावित होती है जब आप एक घूंट पानी को मुंह में रखें और जीभ को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएं। 15 सेकेंड के अंदर आपके मुख से तीनों ग्रंथियां स्फुटित होंगी, प्रस्फुटित होंगी और उसमें से लार तत्व स्रावित होगा। इस लार तत्व की महत्व के बारे में ऐसा कहा गया है कि आप सभी इस जानकारी से परिचित है तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको बताता हूँ। इस शोध हुआ है कि एक सर्प जब किसी चूहे को निगलता है तो 12 घंटे से 18 घंटे के अंदर उस चूहे के बाल, नाखून, हड्डी और उसकी त्वचा पूरी उस सर्प के अंदर में गल जाती है। यदि उसी चूहे को आप जमीन में गाड़ दें, या आपने देखा होगा हड्डियां, नाखून, बाल धरती में गाड़ने के बाद में वो गलती नहीं है, लेकिन प्रकृति ने प्रत्येक प्राणियों को उनके पेट के अंदर एक ऐसा एंजाइम दिया हुआ है, उस एंजाइम में वह दूसरे जीव को जो पेट में पहुंचता है उसको तो वो गला देता है, लेकिन उसके पेट के अंदर जो त्वचा है वो इतनी मुलायम और नरम होने के बाद भी सुरक्षित रहती है। एक शोध और हुआ मगर के ऊपर। मगर को भी इसी तरह मांस के टुकड़े में एक पत्थर का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा और एक ठोस पदार्थ मगर को दिया गया। मगर ने उसको निगला और निगलने के बाद जब 18 घंटे हो गए, उनका स्कैन किया गया तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि मगर के अंदर भी कोई भी हड्डी, कोई भी पत्थर, कोई भी लकड़ी, कोई भी इस तरह का पदार्थ जाता है वो 18 से 20 घंटे के अंदर वह पेट के अंदर में गल जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को जिस तरह से कुछ एंजाइम पेट के अंदर इस तरह दिए हैं कि वो लकड़ी हो, पत्थर हो, हड्डी हो, नाखून हो, त्वचा हो, बाल हो, तो सभी को अपने अंदर गला लेता है। ठीक उसी तरह मनुष्य के अंदर भी पेट के अंदर में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सभी को पता है, लेकिन यदि आपने मुंह के अंदर में एक घूंट पानी को रखा और उसे लार तत्व में मिश्रित किया और उसके 15 सेकंड के बाद में वो 2 घूंट हो जाएगा, आपको लाभ ये मिलेगा। यदि आपने 1 गिलास पानी को 10 घूंट में पिया तो 10 स्पून लार, 10 चम्मच लार आपके पेट में उस 10 घूंट पानी के साथ जाएगी। आप सभी जानते होंगे कि लार तत्व का पीएच लेवल 7 है, और जिस भी पानी को आप पीते हैं, मेरे यहाँ खुद बोरवेल था, मैंने उसका टेस्ट कराया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, इसका पीएच लेवल बहुत ही कम है, तो इसका उपयोग आप कपड़े धोने या सामान्य उपयोग में कर सकते हैं, यह पीने योग्य नहीं। तो लार तत्व का भी पीएच लेवल 7 है, और जैसे ही आप घर में रखा हुआ, चाहे वो मटके का पानी हो, चाहे वो फिल्टर का पानी हो, उसमें जैसे ही आप 1 गिलास जल लेने के बाद, अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसमें आप चाहें तो सवेरे जो भी जल आप पीते हैं, जो भी पानी पीते हैं, उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लें। जिन्हें नींबू सूट करता है, मैं फिर से आप सभी से निवेदन करता हूँ, जिन्हें नींबू सूट करता है ठीक है, जिन्हें नींबू सूट नहीं करता है, नींबू उस जल में ना डालें। मात्र काला नमक 1 चम्मच घोल के और छान कर उसे 10 घूंट में पीना है। उसका लॉजिक केवल यही है, जैसे आप उदाहरण के समझ सकते हैं कि एक बाइक के अंदर पेट्रोल हम डालते हैं, साथ में उसमें ऑयल की आवश्यकता पड़ती है। ऑयल उस बाइक के अंदर कम मात्रा में डाला जाता है,
और पेट्रोल अधिक मात्रा में। पेट्रोल यानी जस्ट लाइक पानी, और जैसे ही उसमें ऑयल मिलाते हैं तो जैसे हम पानी अभी पीते हैं उसे आप पेट्रोल समझें, और लाड़ तत्व जैसे ही उसके अंदर मिलता है, और लाड़ तत्व के बारे में आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो हॉस्पिटल में हमें ग्लूकोज के द्वारा उस पानी की पूर्ति कर दी जाती है। रक्त की कमी होती है तो बोतलों द्वारा हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन यदि हमारे मुख में लाड़ तत्व की कमी हो तो ये लाड़ तत्व हमें किसी भी जीव से, किसी भी मनुष्य का हम निगल नहीं सकते, क्योंकि बनता ही हमारे मुख के अंदर में है। प्रकृति की प्रदत्त ये एक बहुत बड़ी हम सब के लिए नेमत है। तो इसका छोटा सा लॉजिक ये यही है कि आप जब भी आपको प्यास लगती है तो पानी को कभी भी आप यदि सादा पीते हैं, और यदि आपने उसे मुंह के अंदर रख के और उसे आप काम करते रहे, एक घूंट पानी मुंह के अंदर रखें और सामान्य तौर पर आप जो भी काम करते हैं करते रहें, जीभ को हिलाएं। जैसे ही जीभ को हिलाएंगे तो आपके मुख के अंदर में एक प्रक्रिया होगी, या तो मस्तिष्क आपको आदेश करेगा उसे बाहर निकल दें, या आपको ऐसा आदेश देगा कि आप उसे निगल लें। यदि आपने 1 गिलास पानी को 10 घूंट में पिया तो 10 चम्मच लार जाएगी। सुबह आप 2 गिलास पानी पिए तो 20 चम्मच लार जाएगी। 20 ना भी जा पाए, यदि 10 चम्मच लार जाती है तो 1 चम्मच 5 ml का होता है, तो आधा कप लार आपके पेट में जाएगी। ऐसा मुझे डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है, और जानकारी मैंने हासिल की है कि जैसे ही लार तत्व हमारे पेट के अंदर जाता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके तीखेपन को, ये पीएच लेवल का जो लार तत्व पेट में जाता है उसे शांत करता है। तो इसके माध्यम से हमारे पेट में बनने वाली जो गैस है या एसिडिटी है ये नॉर्मल समाप्त हो जाती है। और सुबह से शाम तक, जैसा कि मैंने आपको गणित बताया था कि 24 घंटे में हम सभी 8 घंटे या 10 घंटे, 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे, बाकी के जो घंटे बचते हैं उतने ही गिलास हमें जल पीना है। कुछ लोग पानी कम पीते हैं या कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि उन्हें उसका गणित या उसकी सही जानकारी नहीं है। सामान्य तौर पर हम ऐसा मान लें, जब मैं अपनी क्लास लेता हूँ व्यक्तिगत रूप से परस्पर प्रत्यक्ष, तो उसमें सभी लोगों से जब मैं प्रश्न करता हूँ कि आपका दिन भर में जल का प्रयोग या पानी का प्रयोग कितना है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि 5 गिलास, कोई कहता है 6 गिलास, कोई कहता है 7 गिलास, कोई कहता है 20 गिलास, कोई कहता है 15 गिलास। परिणाम यह होता है कि जो भी व्यक्ति अभी तक 5, 7, 18, 20 जो भी बताते हैं वो पानी ही पीते हैं, उसमें लाड़ तत्व का मिश्रण नहीं रहता। मेरे सत्र में विशेषतः इसी लाड़ तत्व के महत्व को बताने का प्रयास करता हूँ, और मुझे शोध पत्र के अंतर्गत 3 ऐसे देशों के आश्चर्यजनक उपलब्धियां मिली हैं। कभी प्रत्यक्ष वीडियो से जब हम बैठेंगे तो वो प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, इन तीनों देशों में वैज्ञानिकों ने लाड़ तत्व पर शोध किया, और आपको आश्चर्य होगा कि 20-20 वर्षों बाद उन्हें अब ये उपलब्धि हासिल हुई कि इसी लाड़ तत्व के इंजेक्शन को बना के जब एड्स के मरीज को दिया गया तो एड्स के कीटाणु इस लाड़ तत्व के प्रभाव से उसके शरीर से समाप्त हो गए। यहाँ तक कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी इस लाड़ तत्व के इंजेक्शन का प्रयोग किया गया, और उससे भी कैंसर के टिश्यूज सक्रिय की जगह में निष्क्रिय हो गए। इसी तरह लाड़ तत्व का प्रयोग ब्रिटेन की लेबोरेटरी में ब्रिटेन के डॉक्टर के द्वारा, जापान के डॉक्टर के द्वारा, अमेरिका के डॉक्टर के द्वारा, ये सारे प्रमाण मेरे पास में उपलब्ध हैं। आप सभी जानते होंगे शायद, सरकार का एक उपक्रम है पूना में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जिसे शॉर्ट में निन कहते हैं। वहाँ से मैंने दस्तावेज हासिल किए, और इस लाड़ तत्व में जो तीनों देशों को अलग अलग एंजाइम मिले, जबकि हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद में श्रद्धेय राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताया गया कि लाड़ तत्व पर आयुर्वेद में 300 पेजों का वर्णन है, 300 पेजों का। तो 300 पेज को मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो संक्षिप्त में मुझे जानकारी मिली कि यदि आप सामान्य पानी में मुंह के अंदर घुमाकर मात्र यह ध्यान रखें कि उसमें लाड़ तत्व मिश्रित हो, तो मेरा ऐसा मानना है
कि जैसे जैसे आप लार तत्व मुंह के अंदर रख के और जल को घुमाकर पिएंगे तो आपको उससे आश्चर्यजनक लाभ होंगे। जल और पानी का संक्षिप्त में यही अंतर है कि जो आप पानी पीते हैं वो पेट्रोल जैसे है, और यदि उसमें आप जल बनाना चाहें तो जो आपके घर में जल है, क्योंकि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई साहब आपने जल के बारे में बताया तो जल हम बनाएं कैसे, क्योंकि नदी का जल, गंगा जल इलाहाबाद से कैसे लाएं या कोई भी ऐसी पवित्र नदी से कैसे लाएं। तो ये जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे वो बादल का जल हो, झील का जल हो, झरनों का जल हो, नदी का जल हो, कुएं का जल हो, समुद्र का जल हो, ये सब जितने भी नैसर्गिक साधन हैं ये अपने क्षेत्रीय लोगों की प्यास बुझाते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पानी कैसे पहुंचे मुनिस्फिल के द्वारा, वह भी हमें पोल्यूटेड मिलता है। तो जो भी घर में आपके जल है, मटके में हो, फिल्टर में हो, उसी पानी को जल बनाने की एक ही मात्र प्रक्रिया है कि आप उसे सुबह कुनकुना कर लें, ठंड का सीजन है, और नींबू आपको सीधी सूट नहीं करता है तो नींबू बंद कर दें, मात्र काला नमक डालें। एक जानकारी आपको और दे दूं, इस समय मैं अभी सत्र ले रहा हूं, मोबाइल क्लासेस मेरी चल रही हैं, जहां भी दौड़ने वाले धावक प्रैक्टिस करते हैं, जहां वॉकिंग क्लब एसोसिएशन बने हुए हैं। जब मैंने उससे पूछा, पसीना शरीर से निकल रहा है, पेशाब भी निकलती है, इससे हमारे शरीर का सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। बस वही से शुरुआत होती है कि एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर रोज घूमता था, अचानक घुटनों के दर्द से परेशान हो जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में नमक निकल चुका है, सोडियम के रूप में, पोटेशियम के रूप में। तो काला नमक, आयुर्वेद में ऐसा जिक्र मुझे मिला कि 94 प्रकार के मिनरल काले नमक में होते हैं। जैसे ही आप ये मेरे बताए अनुसार 1 चम्मच काला नमक स्वादानुसार घोल के पिएंगे, आप यकीन करिए आपके शरीर में पोटेशियम और सोडियम, इस दोनों का बैलेंस बनेगा, और धीरे धीरे आपको ऐसा यकीन हो जाएगा कि आपके शरीर में, क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन में स्वयं इससे किया। मुझे भी पहले, क्योंकि आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब कार्यरत था तो वहाँ मैं 5 किलोमीटर की एक रेस होती है जिसमें पैदल चलना पड़ता है। मैं 12 वर्ष तक प्रथम पुरस्कार पाता रहा, और 60 वर्ष की उम्र के बाद मध्य प्रदेश में उज्जैन में 60+ वालों में मुझे फिर आमंत्रित किया गया और मैंने वहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसमें मुझे जो घुटनों में दर्द था, पिंडी में दर्द था, हड्डियों में दर्द था, डॉक्टर ने बताया पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस आप कर लीजिए, आप बाकी सब ठीक है। यकीन कीजिए काले नमक ने मेरे शरीर की तीनों दर्दों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी गत वर्ष में फिर से वही प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से उसमें फिर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करूंगा। प्रयास ये रहे कि अपने शरीर का सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस हॉस्पिटल में ग्लूकोज के द्वारा दिया जाता है, जबकि हमारे घर में मात्र 1 चम्मच काला नमक पानी में घोल कर पीने से, इसलिए जिसे एक ही बार पीना है सुबह, बाकी सामान्य पानी जो भी आप पिएंगे उसमें लाड़ तत्व मिश्रित हो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, इसे शुरू करें, और यदि कुछ आपको अनइजीनेस लगे, कुछ आपको सुविधा लगे, कुछ जिज्ञासा हो, तो मैं उसका समाधान अगले सत्र में करूंगा। धन्यवाद। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी का नाम मेरे हिसाब से, जो मैंने बाबूजी ने सुनाया था, बताया था, सुरेश कुमार गुप्ता। जी बाबूजी, मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ? ओम प्रकाश गुप्ता। जी, ओम प्रकाश गुप्ता। तो बाबूजी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे अ, समा अ, समस्त हमारे जो कर्णधार है सबको एक ज्ञान दिया, और एक नया टॉपिक, एक नई एक ज्ञान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। आगे किसी का कोई क्वेश्चन हो
तो अन्य सदस्य वो कर सकते हैं। बाकी जो पिछले 2 सेशन हुए हैं उसमें से हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार के जो कर्णधार है वो स्टार्ट कर भी दिया है और कुछ अनुभव आएंगे तो बाबूजी आपको जरूर बताएंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आदरणीय, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? बाबू आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जी बाबूजी। एक निवेदन मेरा, अंतिम निवेदन ये है कि मैं जहां जहां भी वर्कशॉप चलाता हूं तो एक गलती बहुत से लोग करते हैं, हमारे जितने भी श्रोता हैं वो गलती ना करें। अधिकांशतः लोग जब दाल का सेवन करते हैं तो उसमें नींबू का प्रयोग करते हैं। यदि दाल में नींबू का प्रयोग करेंगे तो वो जहर हो जाता है, क्योंकि दाल प्रोटीन है और नींबू एसिड है। प्रोटीन में एसिड डालने से दाल नष्ट हो जाती है। जी बाबूजी, वंदे मातरम। जी एक प्रश्न था क्या नमक खाने, इस काला नमक खाने से क्या बीपी पे प्रभाव पड़ेगा? जैसे कोई किडनी पेशेंट है तो उसको दिया जाए कि नहीं? बीपी में जो हमें नुकसान होता है, जो डॉक्टर हमें मना करते हैं, वो टाटा नमक, अंकुर नमक, अन्नपूर्णा नमक या दानेदार नमक या समुद्री नमक, उस नमक के लिए मना करते हैं। आपने देखा होगा जब हम व्रत रखते हैं तो सेंधा नमक खाते हैं, ज्यादा भोजन भी कर लेते हैं तो भी सेंधा नमक हमें पचा देता है हमारे ज्यादा भोजन को। तो सेंधा नमक आयुर्वेद में और काला नमक ये कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, उसकी मात्रा आपको, जैसा मैंने बताया कि स्वादानुसार आपको लेना है। और दाल में, सब्जी में, जो भी घर में अपन बनाते हैं भोजन, उसमें आप कोशिश करें कि सेंधा नमक प्रयोग करें। और दूसरा, मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिन घरों में शक्कर का उपयोग होता है दानेदार, उस शक्कर को बाहर निकालकर मिश्री का उपयोग जरूर शुरू कर दें। मिश्री डाले वाली आती है, उसे आप क्रश करके मिक्सी में पीस के कांच की शीशी में रख लें। और तीसरा, मैंने आपसे निवेदन एक और किया था चलते चलते कि जिनके घरों में भी आप अपने माध्यम से जहां भी सतराब के चलते हैं, एल्यूमिनियम के कुकर को निकाल के बाहर कर दें और स्टील के कुकर का प्रयोग शुरू कर दें। ये 3 बातें यदि आप शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ आगे वाले सत्र में मैं आपको कुछ ऐसी विशेष जानकारियां और दूंगा, जिससे मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के लिए तो मैंने 1 चुटकी हल्दी बताया, उस 1 चुटकी हल्दी को बंद ना करें, 1 माह तक खाते रहें। यदि भूल जाए तो बीच में गैप हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस 1 चुटकी हल्दी का प्रयोग आप निरंतर करें। ईश्वर चाहेगा तो हल्दी खून पतला भी करती है, ये डॉक्टरों का सुझाव स्वयं है। और दूसरा, हल्दी में 100 प्रकार के गुण होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो मेरा निवेदन है आपसे कि ये जो 3-4 आपके तरीके मैंने बताए हैं, इसे आप, धन्यवाद। जी, किडनी पेशेंट क्या ले सकता है क्या काला नमक? कम मात्रा में ले, यदि उन्हें कुछ ऐसा उन्हें कुछ ऐसा अनइजीनेस लगता है तो उसे आप रोक के मुझे बताएं, ठीक है? अच्छा, ना जनरली लोग मना करते हैं नमक खाने से, क्योंकि सोडियम पोटासियम की बात रही तो आपने कहा कि इसको बैलेंस कर देगा, तो दिया जा सकता है। जी हाँ, सोडियम और पोटेशियम और प्लस आपके अंदर में जो मूलतः जो अमृत है, अमृत तत्व है, वो लार तत्व है। लार तत्व क्या करता है, हमारी किडनी अंगूठे के पोर के बराबर है जी। और उस अंगूठे के पोर के बराबर किडनी में 1 करोड़ छिद्र है और उन सारे छिद्रों को खोलने के लिए लार तत्व ही पर्याप्त है। जिन जिन लोगों ने लार तत्व मिश्रित करके जल का प्रयोग शुरू किया है, उनके अंदर बनने वाला स्टोन क्रैश होके पेशाब से निकल गया, उनकी किडनी शुद्ध हो गई, किडनी फिल्टर हो गई और किडनी के सारे छेद खुल गए। और यदि लार तत्व को मिलाकर यदि आप जल पिएंगे तो आप यकीन कीजिए, जो हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड्स है जो इंसुलिन बनाती है और ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर को नियंत्रित करती है, वो आपकी पैंक्रियाज ग्लैंड्स कभी चोक नहीं होगी। तो आप शुगर के पेशेंट होने से ही बच जाएंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज होने से बच जाएंगे, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि आप जब भी पानी को मुंह के अंदर रख के और लार तत्व मिश्रित करके पिए, मात्र इतना करने से आपको लाभ है। को जल बनाना है,
जल बनाने की कोई विशेष ऐसा आप मस्तिष्क में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसे मतलब कि शंका ना करें। बात तो 1 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन के पहले औजार तैयार करता है, ड्रेस पहनता है, कुछ समय तो लगता है, फिर ऑपरेशन के बाद घाव सूखने में टाइम लगता है। शादी तो हम 1 दिन में अपने यहाँ घरों में कर लेते हैं, लेकिन उस शादी की तैयारी में भी ठीक उसी प्रकार ये जो सत्र मैंने चलाया, पानी को जल कैसे बनाना है, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। और जैसे जैसे आप उसमें सलाइवा मिलाएंगे, लाड़ तत्व मिलाएंगे, आपको खुद आश्चर्य हुआ कि आपकी एसिडिटी, आपका गैस, आपका पेट साफ होना, आपके जो काला नमक 1 चम्मच जो आपको सुबह पीना है, उससे आपकी हड्डियों में, मसल में, नसों में दर्द भी आपका दूर हो जाएगा। और फिर कोई ऐसी जिज्ञासा है तो अगले सत्र में हम बैठते हैं, आपको कुछ नई जानकारियों से अभिभूत करते हैं। एक याद पूछना था वैद्य जी, एक याद पूछना था। जी हाँ, ये हमारे आदत है हरी मिर्च खाने का, तो क्या हरी मिर्च जी। खाने से थोड़ा चाटते हैं तो मुंह में लार भर आता है, जी। पेट भर आता है, लगभग आधी मिर्च खाते खाते मेरा पेट भर आता है, क्या उससे नुकसान भी है क्या? हरी मिर्च के द्वारा जो लार तत्व तैयार होता है ना जी, अपने मुंह के अंदर में एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। जैसे ही आपने देखा होगा, हम ज्यादा गर्म चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार तत्व बनने के बाद में उस गर्म चीज को ठंडा कर देता है, और कोई भी हम ठंडी चीज ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा लाल तत्व उसमें मिश्रित होकर उसको सामान्य गुनगुना कर देता है। तो मिर्च, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि जलन होती है या मिर्च खाने से, तो उस हरी मिर्च का, पहले मैं भी हरी मिर्च सेवन करता था, लेकिन जैसे ही मैंने लाड़ तत्व का प्रयोग किया तो हरी मिर्च भोजन के साथ में सीधा ना खाएं। हरी मिर्च को आप दाल में चाहें तो उसका बघार जैसे लगाते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मिर्ची को खाना बंद कर दें। मैं करीब करीब 4 बजे में खाता हूँ, सिर्फ मिर्च, सिर्फ इसे स्वाद लेकर के मुंह में लार भरते हैं और उसको पेट में ना डाल देते हैं। वो मिर्च बंद कर दे, वो मिर्च बंद कर दे। उस मिर्च के अंदर में जो तीखापन रहता है वो हमारी लार को विषाक्त कर देता है। लार जी, मूलतः शुद्ध होनी चाहिए, जो पानी के साथ ही बनती है। उसे ना तो मिर्च के द्वारा तैयार करिए, ना ही उसमें और भी कोई ऐसे दूसरे लिक्विड मिलाएं। पानी को घुमाएं मुंह के अंदर जीभ के साथ में, और जो लार तत्व प्रोड्यूस होता है, स्रावित होता है, उसे आपने के लिए मात्र इतना करना है आपको। जी, धन्यवाद। मेरे हिसाब से सभी का क्वेश्चन हो गया होगा, कोई रह गया हो गया तो अगले सेशन में ले लेंगे, क्योंकि बाबूजी की एक निर्देश है कि कम से कम सेशन समय का हो तो अच्छा रहता है। जी हाँ। और तो आज के लिए बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। तो भैया अभिषेक मेरी भैया तरफ से जी मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और आप भविष्य में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और कभी भी त्रस्त ना रहें, इतना ख्याल रखें। बस, धन्यवाद। जी बाबूजी, आपका ऐसा ही आशीर्वाद हमें मिलता रहे जी।